हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एमके क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं। और आज हमारा कंसेप्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड राउल्ट लॉ। वेपर प्रेशर जिसे हम हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब। तो हम राउल्टी नियम को समझें उससे पहले वेपर प्रेशर को क्लियर कर लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, वाष्प दाब क्या होता है। देखिए, जब हम वाष्प दाब वेपर प्रेशर की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी। एट फर्स्ट वी नीड ए वोलाटाइल लिक्विड। सबसे पहले हमें एक वोलाटाइल लिक्विड चाहिए। वोलाटाइल लिक्विड जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वाष्पशील द्रव, जो वेपर बनाता है, जो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये वोलाटाइल लिक्विड क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये वोलाटाइल को क्लियर कर लेते हैं। ये वाष्पशील का मतलब क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि मेरे पास एक प्लास्टिक की प्लेट है। एक प्लास्टिक की प्लेट है और इस प्लास्टिक की प्लेट में मैंने थोड़े से अमाउंट में इसमें मैंने वाटर रख दिया है। कुछ ड्रॉप 4 या 5 ड्रॉप मैंने इसमें वाटर रख दिया है। और इसी प्लेट के दूसरे कोन पे मैंने एक कॉमन साल्ट रख दिया है, जिसको हम घर में NaCl, सोडियम क्लोराइड, एक कॉमन साल्ट हमने रख दिया है। तो कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे वाटर की रखी हैं, H2O की रखी हैं। और इसी के पास कुछ दूरी पर हमने कुछ साल्ट रख दिया है, NaCl रख दिया है, ठीक है। अब मैंने आफ्टर 12 आवर ऑब्जर्व किया, कुछ समय के बाद ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जो 4-5 ड्रॉप जो वाटर यहाँ पे रखा हुआ था, वो वाटर यहाँ पे नहीं मिला मुझे, जबकि जो साल्ट था वो साल्ट मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट मिला। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वाटर गया कहाँ, मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था, कमरे के अंदर रखा था, रूम टेम्परेचर पे रखा था। तो रूम टेम्परेचर पे कि अगर कुछ समय के बाद आफ्टर 12 या इससे भी ज़्यादा समय के बाद जब हम देखते हैं तो हमारा वाटर यहाँ से गायब हो जाता है, और जबकि हमें साल्ट उसी अमाउंट में मिलता है जैसा हमने पहले रखा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, तो आप बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि जो वाटर है, जो पानी है, वो इवेपोरेट होके यहाँ से वेपर बन के चले गया है, इसलिए यहाँ पे पानी नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता भी है। हमारे घर में जो फर्श हैं, फर्श में हम पानी से साफ़ करने के लिए पोछा लगाते हैं, तो उसको हमें सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गर्म फर्श को गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो अपने आप ही पानी वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, वेपर बन के चले जाता है। तो कहने का मतलब है, रूम टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पर अगर कोई केमिकल सब्सटेंस खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, गैस फेस में नहीं बदलता है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वोलेटाइल सब्सटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं हम वाष्पशील रासायनिक पदार्थ, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवाष्पशील रासायनिक पदार्थ। तो वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस कौन कौन है, एक तो वाटर हो गया जो रूम टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3OH है, मिथेनॉल है, या फिर C2H5OH है, इथेनॉल है, या फिर C6H6 बेंजीन है, या फिर C6H5CH3 टाल्विन है। तो जितने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं, ये सारे वोलेटाइल लिक्विड हैं, वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस है। तो रूम टेम्परेचर या उससे कम टेम्परेचर पर ये इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस, एक तो NaCl हो गया, इसके अलावा C6H12O6 ग्लूकोज है, या फिर NH2CO NH2 यूरिया है, या फिर हमारा है C12H22O11 सुक्रोज है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, ये हमारे नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस में डिफरेंस सबसे पहले पता होना जरूरी है, वेपर प्रेशर को समझना है तो, ठीक है। तो अब फाइनली वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस को यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अगर हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमारे काम के कौन से सब्सटेंस है, केवल और केवल वो सब्सटेंस हमारे यूज के हैं जो वोलेटाइल होते हैं, जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो वेपर बनाने वाले वोलेटाइल जो केमिकल सब्सटेंस हैं, उनका ही क्या होता है, अपना वेपर प्रेशर होता है।
ठीक है। और वो वेपर प्रेशर कैसे बनाते हैं, देखिए अगर हम किसी चीज़ को हीट करें तो वो वेपर वेपर दे देगा, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर या उससे कम टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ कोई केमिकल सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम वोलेटाइल केमिकल सब्सटेंस कहते हैं। तो देखिए हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक वोलेटाइल लिक्विड चाहिए, एक वाष्पशील द्रव चाहिए। तो एक ऐसा कोई भी वाष्पशील द्रव यहाँ पे लिस्ट है, इसमें से कोई भी वाष्पशील द्रव आप ले लीजिए। तो कौन सा लें आप बताइए। देखिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि हम जो लिक्विड हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, वाटर, वाटर ले लेते हैं, कोई भी हमें दे देगा। ठीक है, तो वाटर को हम ले लेते हैं। ठीक है, तो वाटर के थ्रू हम वेपर प्रेशर को समझने वाले हैं। तो हमने एक कंटेनर लिया, एक ओपन कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया है। कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होंगे। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, जो सरफेस पर होंगे। ठीक है, 11th में भी ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी कि जो किसी भी लिक्विड के कौन से मॉलिक्यूल्स सबसे पहले वेपर बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल वेपर बनाते हैं जो उस लिक्विड के सरफेस में होते हैं। ठीक है, तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल है वे ही वेपर क्यों बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि जो लिक्विड के सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं वे ही वेपर क्यों बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं, देखिए क्योंकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, सबसे पहली बात उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी बात इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, ये वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से हमें एक और कंसेप्ट याद आ रहा है क्लास 11th का, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में हमने देखा कि जो लिक्विड है उसके सरफेस के जो पार्टिकल हैं और बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और पार्टिकल्स से घिरे होते हैं और मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं, लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो केवल नीचे की ओर तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, तो थोड़ा वो इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा वीक होता है। तो एक तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो वीक है। दूसरा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा होती है ये सरफेस को छोड़कर गैस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, सरफेस को छोड़ देते हैं और गैस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब कोई लिक्विड गैस फेस में कन्वर्ट हो जाता है तो लिक्विड के गैस फेस को हम वेपर कहते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि वेपर क्या है। वेपर क्या है कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल गैस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो गैस फेस में उस लिक्विड के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं, वाष्प कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। वाष्प वेपर हमें समझ में आ गया, लेकिन ये वेपर प्रेशर क्या है। देखिए वेपर प्रेशर कंसेप्ट को सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वेपर के द्वारा डाला गया प्रेशर, मतलब वेपर की वजह से अगर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा कंटेनर है इसमें जो लिक्विड वेपर बना रहा है, तो ये वेपर के पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेशर डालेंगे। अगर ये वेपर के पार्टिकल यहाँ पे रुकते हैं तो हो सकता है कि कंटेनर की जो वाल है या लिक्विड की जो सरफेस है इस पर प्रेशर डालें, लेकिन कंटेनर तो हमारा ओपन है। अगर कंटेनर ओपन है तो यहाँ पर जो लिक्विड के वेपर पार्टिकल बनेंगे, वेपर पार्टिकल तो इस कंटेनर को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कौन डालेगा, यहाँ पे तो वेपर प्रेशर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वेपर ही नहीं है, क्योंकि जो वेपर बन रही है वो कंटेनर को छोड़ के बाहर चली जा रही है। तो क्या करें, देखिए वर्तमान में कोरोना से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ हम भी कर दें कि यहाँ से वेपर के पार्टिकल का, वेपर प्रेशर को हमें क्रिएट करना है तो वेपर के पार्टिकल को यहाँ पे रोकना होगा, और वेपर के पार्टिकल तब यहाँ पे रुकेंगे जब हम यहाँ पे लॉकडाउन कर देंगे। लॉकडाउन का मतलब कि हमारा जो कंटेनर है, क्यों ना हम इस कंटेनर को लॉक कर दें, क्लोज कर दें। हमारा कंटेनर क्लोज हो गया है, नाउ योर ओपन कंटेनर इज चेंज्ड इनटू क्लोज कंटेनर। अगर
कंटेनर को हम क्लोज कर दें, बंद कर दें, तो अब जो लिक्विड वेपर बनाएगा, ये वेपर के पार्टिकल इस कंटेनर से बाहर नहीं जा पाते। यानी अगर हमें वेपर प्रेशर की स्टडी करनी है, वेपर प्रेशर को जानना है, तो अगर हम तो हमें लिक्विड को किस पर रखना होगा, एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना होगा, क्योंकि ओपन कंटेनर में जो वेपर बनेगा वो बाहर चले जाएगा। तो एक क्लोज्ड कंटेनर में अगर आप लिक्विड रखते हैं तो आपका वेपर बनेगा और वेपर प्रेशर भी जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा, देखिए, ये लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल हैं, सबसे पहले इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है, ये वेपर में कन्वर्ट होंगे, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये कंटेनर के वॉल की ओर मूव होंगे और वॉल से टकरा के ये वापस आएंगे, और टकरा के जैसे ही वापस आएंगे और दोबारा ये कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, जो लिक्विड की सरफेस है इसको हिट करेंगे, इसको स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही वेपर के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस को हिट करेंगे, टकराएंगे लिक्विड के सरफेस से, तो लिक्विड के सरफेस पर एक प्रेशर फील होगा, एक दाब फील होगा। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे कौन डाल रहा है, उस लिक्विड का वेपर, उस लिक्विड की वाष्प। तो वाष्प द्वारा डाला गया दाब कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पर, या वेपर द्वारा डाला गया प्रेशर कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पर, द्रव की सतह पर। तो किसी भी लिक्विड के सरफेस पर उसी लिक्विड के वेपर द्वारा जो प्रेशर डाला जाता है उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्या कोई ऐसे फैक्टर भी हैं जो वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालते हैं? तो हैं ऐसे फैक्टर जो वेपर प्रेशर को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारा एक फैक्टर तो ये हो गया टेम्परेचर, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा है टेम्परेचर, ताप। तो टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है, अगर हम टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा दें, तो आप सब जानते हैं जब हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितना ज़्यादा वेपर बनेगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा लगेगा। देखिए, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दूसरा फैक्टर जो वेपर प्रेशर को पर इफेक्ट डालता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कि जो आपने लिक्विड लिया है, जो द्रव लिया है, उसकी प्रकृति कैसी है। देखिए, कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका वेपर प्रेशर कम होता है, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा। मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो जब पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मात्रा में वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब वेपर ही ज़्यादा नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड कैसा है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो ज़्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो फिर आपका लिक्विड कम मात्रा में वेपर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर, और ये थे वेपर प्रेशर को पर इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए, वेपर प्रेशर समझ में आ गया, फैक्टर से भी हमें समझ में आ गए कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर इफेक्ट डालते हैं। तो इतना पढ़ने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है, मेरे पास एक ट्राइगोनल फ्लास्क है, ये है ट्राइगोनल फ्लास्क। देखिए, मैंने इस ट्राइगोनल फ्लास्क में 20 ml वाटर रखा है। एक ट्राइगोनल फ्लास्क है, मैंने इसमें 20 ml वाटर रखा है, और मेरे पास एक बीकर है, और इस बीकर में भी मैंने 20 ml वाटर रखा है। बीकर में भी 20 ml वाटर है, ठीक है। और मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, मेरे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, और इसमें भी मैंने 20 ml वाटर रखा है, ठीक है। और इनको क्लोज कर दिया है, मैंने यहाँ पे कॉर्क लगा के इसको क्लोज कर दिया, और बीकर को भी मैंने क्लोज कर दिया, और ट्राइगोनल फ्लास्क को भी मैंने क्लोज कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन है, देखिए, यहाँ भी 20 ml वाटर है, लेकिन ये ट्राइगोनल फ्लास्क है। यहाँ भी 20 ml वाटर है, ये बीकर है। यहाँ भी 20 ml वाटर है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। तो आप मुझे ये बताइए कि वाटर का अमाउंट तो सब में सेम है, लेकिन मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से किस अपरेटस में वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, वाटर का अमाउंट सेम है, लेकिन आपको ये बताना है कि इन तीनों में से किस में वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए, अगर आप ढूंढ रहे हैं कि इन तीनों में से कौन हो सकता है,
तो आपको ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेपर प्रेशर तीनों में इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो कंटेनर है उसका शेप क्या है। भाई सब में एक ही लिक्विड है, वाटर है, अमाउंट भी सेम है, बट डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस है कि यहाँ पे इसका शेप अलग है, इसका शेप अलग है, इसका शेप कुछ अलग है। और वेपर प्रेशर कभी भी शेप पे डिपेंड नहीं करता है। शेप कुछ भी हो, वेपर अगर लिक्विड सेम है तो वेपर प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, तो ये था वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर और उसको उस पर इफेक्ट डालने वाले कुछ फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं राउल्ट लॉ की। ठीक है, तो एक सिंगल लिक्विड के वेपर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन राउल्ट का जो लॉ है वो एक सिंगल लिक्विड के लिए नहीं है, दरअसल वो सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, राउल्ट का लॉ हमें बताता है कि एक सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो राउल्ट के लॉ को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन बनाना होगा, क्योंकि अभी तक हम एक सिंगल लिक्विड के लिए बात कर रहे थे, या तो हम वाटर को ले रहे थे या कोई और लिक्विड पे हम बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तब हमें राउल्ट के नियम हमें समझ में आएगा। तो देखिए, अब हम दो लिक्विड लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना है। दो कंपोनेंट लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमें दो कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि हम एक सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो एक कंपोनेंट हमारा ये है, देखिए एक कंपोनेंट ये है हमारा, एक लिक्विड है जिसको हमने ए नाम दिया है। एक कंपोनेंट और लेते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक और लिक्विड ले लिया हमने, ये बी है। ठीक है, और लिक्विड ए वोलेटाइल है और लिक्विड बी भी वोलेटाइल है। ठीक हो गया, तो दो लिक्विड है हमारे पास जिनसे हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को राउल्ट नियम के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। तो एक लिक्विड ए है, ये वोलेटाइल है, एक लिक्विड बी है और ये भी वोलेटाइल है। ठीक है, तो अब हम दोनों को मिक्स करते हैं, क्योंकि हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें ए और बी दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, और मिक्स किया तो हमारा क्या बन गया अब ये सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? ए और बी का सॉल्यूशन। तो इसमें ए के पार्टिकल्स भी हैं, इसमें बी के पार्टिकल्स भी हैं, ए के पार्टिकल्स, बी के पार्टिकल्स, तो हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक हो गया। तो इससे पहले हम जब वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे तो एक सिंगल लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट ए है, क्योंकि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो एक काम और कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट हैं उनको हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट एक होता है और सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट हैं, तो एक को हमें सॉल्यूट बनाना होगा, एक को सॉल्वेंट बनाना होगा। किसको सॉल्यूट बनाए, किसको सॉल्वेंट? जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। तो हमारा ए का अमाउंट हम कंसिडर कर लेते हैं कि कम है, तो ए हमारा हो गया सॉल्यूट, और बी का अमाउंट हमारे सॉल्यूशन में ज़्यादा है, तो बी को हम मान लेते हैं क्या? सॉल्वेंट। ठीक हो गया। जब हमारा सॉल्यूट ए अकेला था तो इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होता, हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना वो वेपर प्रेशर था पी नॉट ए, पी नॉट ऑफ ए। और जब बी अभी सॉल्यूशन ये बना है, अकेला है, तो इसका अकेले में वेपर प्रेशर कितना है? हम मान लेते हैं कितना? पी नॉट बी। ठीक है, अभी सॉल्यूशन ये बना है, ए का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट ए का वेपर प्रेशर, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है? पी नॉट ए। ठीक है, पी मतलब प्रेशर, ए मतलब सॉल्यूट ए का, और नॉट इसलिए लगाया क्योंकि अकेला है। ठीक है, उसी तरह से पी प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर किसका? कंपोनेंट बी का, सॉल्वेंट बी का, नॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये अकेला है। अब इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना लें। इन दोनों को हमने मिक्स करके बना दिया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये है, देखो हम राउल्ट नियम की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, राउल्ट सर पहुंचने वाले हैं अपने नियम को देने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर कितना होगा? अकेले में तो पी नॉट ए है, बी का अकेले में वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। क्या तो सॉल्यूशन बनाने के बाद भी ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए होगा, या फिर बी का वेपर प्रेशर पी नॉट बी होगा? नहीं होगा। ठीक है, जब हम सॉल्यूशन बना लेते हैं, सॉल्यूशन बनाने पर दोनों कंपोनेंट
के वेपर प्रेशर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो कितना कंसिडर करें, मान लीजिए ए का वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन बनाने पर, अकेले में तो पी नॉट ए है, लेकिन सॉल्यूशन बनाने पर मान लेते हैं पी ए है, और जो बी है, बी का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन बनाने पर कितना मान लेते हैं, पी बी है। ठीक हो गया। अब राउल्ट सर अपनी बात रखने वाले हैं। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब राउल्ट सर अपनी बात रखेगी कि सॉल्यूशन बन चुका है, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में ही राउल्ट सर ने अपना नियम दिया है, जो एक फ्रांसिस साइंटिस्ट हैं मार्टे राउल्ट, तो उनके लॉ को हम पढ़ रहे हैं, और जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे अपना नियम जिनने दिया है उसको समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो राउल्ट सर क्या कहते हैं, राउल्ट सर कहते हैं जब आपने सॉल्यूशन बना दिया तो फिर जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 कंपोनेंट हैं, ज़्यादा भी हो सकते थे, ए बी सी डी भी हो सकते थे, हमने 2 ही कंपोनेंट लिए हैं। तो 2 के 2 कंपोनेंट ए का जो सॉल्यूशन बनने पर कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए है, हमने कंसिडर कर रखा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंपोनेंट सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के, जिसको हम जीटा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, बल्कि एक काम और करते हैं कि सॉल्यूशन बनने के बाद अब इसे वेपर प्रेशर ना करके पार्शियल वेपर प्रेशर कह देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया है, हम खाली प्रेशर की बात करेंगे तो फिर वो टोटल माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन पर एक कुछ पार्ट इसका है, कुछ पार्ट दूसरे कंपोनेंट का, कुछ पार्ट तीसरे कंपोनेंट का, तो फिर हम इसे अब वेपर प्रेशर ना कह के पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये पार्शियल कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी। तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो क्या कहते हैं राउल्ट सर, क्या कहते हैं राउल्ट सर कहते हैं कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वह कंपोनेंट ए के अमाउंट पे डिपेंड करता है, और अमाउंट को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीटा ए क्या है कि जो आपका सॉल्यूट ए है उसका मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरीके से जो आपका सॉल्वेंट बी है, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी होगा वो आपके सॉल्वेंट बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ कह रहा है कि सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे, कि ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप ए के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, बी के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो इसका भी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अब एक काम करते हैं, जो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पी ए, हिंदी में हम पार्शियल वेपर प्रेशर को क्या कहेंगे, आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, तो कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पी ए, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के। तो क्यों ना यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हटा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाया, बी के लिए भी हटा सकते हैं, बी के लिए भी हटाइए, इसके लिए भी एक हटा के देख लेते हैं, पी बी प्रोपोर्शनल टू जीटा बी, तो पी बी इक्वल टू के जीटा बी। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनल को हटाया, उसके जगह पे हमारा एक कांस्टेंट आ गया। अब इस कांस्टेंट को देखते हैं, थोड़ा सा इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देखिए इस कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। सॉल्यूट ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन को हम पढ़ लिए हैं पहले, तो कितना होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूट ए का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सॉल्यूट ए के मोल अपॉन सॉल्यूशन में कुल मोल, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। या फिर
हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है बी, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, बी के मोल अपॉन सॉल्यूशन में टोटल मोल। और इन दोनों की जो वैल्यू है, जब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं तो पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस दूसरे कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो हमेशा क्या किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर क्लियर करना चाहते तो क्लियर भी कर देते हैं हम। मान लीजिए एन ए इक्वल टू 2 है और एन बी इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए 2/2 + 3 इक्वल टू 2/5। ठीक है, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एन बी की वैल्यू कितनी मानी हमने, 3/एन ए + एन बी, 2 + 3 इक्वल टू 3/5। अब दोनों को ऐड कर लो, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना हो जाएगा, एक्स ए 2/5 प्लस एक्स बी 3/5 इक्वल टू 3 और 2 5/5 इक्वल टू 1। तो एक्स ए पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक काम करते हैं, जब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है, अब देखिए जब हमारा कंपोनेंट ए अकेला होगा, सॉल्यूशन बनाई नहीं, अकेला होगा, तो क्या होगा, एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है, एक्स बी कितना होगा, 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ए हमारा कितना होगा, 1। ठीक है, एक्स बी हो जाएगा 0, तो फिर एक्स ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, पी ए इक्वल टू के इंटू 1, तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू के। यानी जब हमारा कंपोनेंट ये अकेला है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, के। लेकिन जब कंपोनेंट ए अकेला है तो उस टाइम पे हम वेपर प्रेशर पहले ही कंसीडर कर चुके हैं। कितना कंसीडर किया था हमने अकेले में, जब कंपोनेंट ए अकेला होगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए। तो पी ए की जगह पे क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए इक्वल टू के, क्योंकि कंपोनेंट ए अकेला है तो अकेले में हम पी ए को पी ए ना लिख के पी नॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कंपोनेंट ए अकेला था हमने उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए माना था और बी के लिए पी नॉट बी माना था। तो यहाँ पर के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए। तो के की जगह पे हम लिख सकते हैं पी नॉट ए। तो कितना हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीटा ए। किसके लिए आ गया है, कंपोनेंट ए के लिए। इसी तरह से कंपोनेंट बी के लिए पी नॉट बी इंटू जीटा बी। ठीक है, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, कंपोनेंट ए का जब वो शुद्ध अवस्था में होगा, ठीक है, जब अब अकेले होगा तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर, ठीक है, और कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन। तो ये कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर, कंपोनेंट बी जब प्योर स्टेज में होगा तो उसका वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन। तो यही है राउल्ट लॉ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स राउल्ट लॉ आपके समझ में जहाँ तक मुझे लगता है कि आ गया होगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राउल्ट क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या और भी कंपोनेंट हैं, या सी होता तो फिर क्या होता हमारा, पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो ये था राउल्ट लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, इसमें हमारे 2 के 2 जो हमने 2 लिक्विड लिए थे ए बी, दोनों के 2 वोलेटाइल थे। तो फिर हमने सॉल्यूशन बनने पर प्रत्येक जो लिक्विड है उसके लिए हमने वेपर प्रेशर निकाल लिया। पहले लिक्विड के लिए, ए लिक्विड के लिए पी ए और बी लिक्विड के लिए हमने पी बी निकाल दिया। तो इतना बताने के बाद राउल्ट सर क्लास छोड़ के चले गए हैं। इतना बताने के बाद राउल्ट सर क्लास छोड़ के चले गए हैं। अब कन्फ्यूजन ये है
कि राल्टो सर ने बताया क्या, राल्टो सर ने बताया कि सॉल्यूशन बनने पर सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, सॉल्यूशन में जो बी कंपोनेंट है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ये है, लेकिन पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये नहीं बताया। टोटल वेपर प्रेशर कितना पड़ेगा उस सॉल्यूशन पे ये राल्टो सर ने नहीं बताया और क्लास छोड़ के चले गए। अब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई सहिंसा बन के आएगा और एक साइंटिस्ट हैं जो सहिंसा बन के आए। कौन से साइंटिस्ट, सोचिए नाम, सोचिए आप लोग, सोचिए कौन से साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे सहिंसा बन के आए और पूरे सॉल्यूशन के टोटल वेपर प्रेशर को उन्होंने निकाला था। वो साइंटिस्ट थे डाल्टन। कौन थे, डाल्टन, ठीक है। क्लास 11th में आपको याद आ रहा होगा डाल्टन्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैसेस। तो डाल्टन्स क्या कहते थे, डाल्टन्स का कहना था, क्लास 11th को याद कीजिए कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, एक क्लोज्ड वेसल है, इसमें आपके 1 2 3 4 और भी हो सकते हैं, 3 गैसेस इसमें हैं, ठीक है। पहला गैस के पार्टिकल कंटेनर की दीवार पे प्रेशर डालते हैं। पहला गैस कितना प्रेशर डालता है P1, दूसरा गैस कितना डालता है P2, तीसरी गैस कितने प्रेशर डालती है कंटेनर पे P3। तो इस पूरे कंटेनर पे टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ये था डाल्टन लॉ जब हमने गैसेस के लिए 11th में पढ़ा था। इसी को अप्लाई करते हैं अब यहाँ पे गैस की जगह पे हमारे पास 2 वोलेटाइल लिक्विड हैं, ठीक है। दोनों को मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो सॉल्यूशन पर टोटल प्रेशर कितना पड़ेगा, सॉल्यूशन पर टोटल प्रेशर कितना होगा, पी टोटल कितना होगा, टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन पर पड़ने वाला, तो वो होगा कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर प्लस कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। या फिर एक और कंपोनेंट है तो प्लस कंपोनेंट या तीसरा कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर प्लस फोर्थ कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी सॉल्यूशन के सॉल्यूशन पर जो टोटल वेपर प्रेशर पड़ता है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड राउल्ट लॉ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स जो मेरे पास हिंदी में इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल हैं, जो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। और इसके लिए आप जो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर या ईमेल सेंड कर दीजिएगा। आपको ये टॉपिक्स जो आज जिस पर हमने आज बात की ये PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आपने मेरे को सुना, बहुत बहुत थैंक यू आपका।